हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है बिहार की नदियाँ, झील एवं नहरें, इसे हम कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक आपका बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की नदियों की। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। हमने आपको चर्चा किया है ऊपर ही, चलिए मैप से ही हम आपको बताते हैं। बात यहाँ पे करें हम गंगा नदी की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्या है, गंगा नदी है। यह क्या करती है, बिहार को आपका 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर के भाग को आपका उत्तरी बिहार और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, आपका दक्षिणी बिहार कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यह क्लियर हुआ कि गंगा नदी क्या करती है, बिहार को आपका 2 भागों में बांटती है। और ऊपर वाला जो भाग होता है, यहाँ पे आपका जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह आपका नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आपका खादर कहा जाता है। और बात हम दक्षिण भागों की करें तो दक्षिण भागों में आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम आपका बांगर कहते हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। बिहार की मिट्टियों के बारे में, कृषि के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यह तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बात हुआ कि गंगा नदी क्या करती है, बिहार को आपका 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिहार एक मैदानी क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं कि बिहार क्या है, बिहार में आपका पर्वत, पठार ये सभी नहीं पाए जाते हैं। मात्र आपका बिहार में 5% ऐसा भाग है जहाँ पे आपका पर्वत और पठार पाए जाते हैं। बाकी आपका 95% भागों में क्या पाया जाता है, केवल आपका मैदानी भाग पाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है बिहार में नदियों की प्रवाह का मुख्य कारण उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में आपका स्थित पठारी क्षेत्र है। चलिए मैप के द्वारा हम इसे भी समझ लेते हैं। हम बात करें इस पॉइंट की, तो उत्तर में क्या है, हम जानते हैं कि उत्तर में आपका नेपाल है। उत्तर में नेपाल है और नेपाल में आपका क्या है, हिमालय स्थित है। तो बिहार में आपका नदियों का जो प्रवाह है, यह निर्भर करता है उत्तर में आपका हिमालय से। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हम जानते हैं क्या है, झारखंड है। तो दक्षिण में आपका झारखंड है, तो झारखंड में आपके पठारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा हैं। तो दक्षिण में जो नदियाँ बहती है, ये सभी नदियों के बहने का कारण क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो उत्तर में कौन प्रभावित करता है, तो उत्तर में आपका हिमालय प्रभावित करता है और दक्षिण में आपका पठार क्या करते हैं, बिहार की नदियों के मुख्य कारण बनते हैं। तो ये सभी इससे रिलेटेड आपके पॉइंट हुए। जैसे हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, उसके बाद आपका बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। उसी तरह आपका दक्षिण भागों की बात करें तो यहाँ पे सोन नदी है, पुनपुन है, इस तरह की सभी नदियां हैं। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में डीपली आपका स्टडी करने वाले हैं। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट्स है कि बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बिहार की नदियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो ऊपर वाली नदियां है, इसे क्या कहेंगे, हिमालयन नदियां कहते हैं। और जो नीचे से निकलती है, इसे क्या कहा जाता है, पठारी नदियां कहा जाती है। और एक बात और हम आपको समझा देना चाहते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में इसकी चर्चा की है कि जो आपकी गंगा नदी है, या आपकी जो गंगा नदी है, यह कहाँ से निकलती है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और इधर आपका पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। दिशा इसका क्या हो जाएगा, तो दिशा आपका हो जाएगा कि पश्चिम से निकलती है बिहार में और आपका पूर्व में जाकर पश्चिम बंगाल में आपका मिल जाती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यह भी आपका पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का बिहार में दिशा की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। आगे हम पॉइंट्स को देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट्स है हिमालयन नदी। सबसे पहले हम बात करें हिमालयन नदी की, तो
हिमालय नदी में आपका पहला पॉइंट है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि हिमालय नदी क्या है, बिहार की नक्शा में बात करें तो उत्तर में आपका हिमालय है, तो इसकी दिशा आप मैप द्वारा ही समझ सकते हैं कि यह किधर से किधर बहेगी। तो यह आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में आपका बहेगी, हिमालयन जो नदियाँ होगी ये आपका अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। देखिए इसे हम समझाते हैं। उत्तर में आपका क्या है, उत्तर में आपका हिमालय है, उत्तर में हिमालय स्थित है, तो हिमालय से जो आपके जल मिलते हैं वो तो इसमें है ही, और साथ में क्या होता है, साथ में मानसून के कारण वर्षा के जल भी इन नदियों में आके समाहित हो जाते हैं, जिनके कारण इनका क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है और ये आपके बाढ़ का कारण बनता है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि अत्यधिक जल संग्रहण के कारण ये क्या होती है, बाढ़ का कारण बनती है। और यह नदी सदा बहती रहती है। क्यों सदा बहती रहती है, तो हिमालय से आपका ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल के आता है उसके पानी द्वारा और वर्षा के पानी, इन दोनों पानी के द्वारा आपका इसमें सालों भर पानी मौजूद रहता है, तो यह हमेशा बहते रहती है। उसके बाद बात करें तो मार्ग बदलने वाली नदियाँ इसे कहा जाता है। मार्ग क्यों बदलती है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी तीव्र होता है। प्रवाह इसका क्या होता है, तीव्र होता है, तेज गति से बहती है, तेज गति से बहती है, जिसके कारण यह क्या करती है, अपने मार्ग को बदलते रहती है। यह आपका हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलकर आपका मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो हिमालय से आने के कारण यह उच्च वाले भागों से निम्न भागों में आती है, जिसके कारण इसकी गति तीव्र होती है और तीव्र गति के कारण यह अपने मार्ग को परिवर्तित करते रहती है। अगला पॉइंट देखिए तो ये युवा नदियाँ कहलाती है। अब ये जो हिमालयन नदियाँ है ये युवा नदी क्यों कहा जाता है, तो हिमालय को खुद आपका फर्स्ट क्लास में आप देखेंगे, जिसमें हमने बिहार एक परिचय के बारे में बात की है, तो उसमें हमने चर्चा की है कि हिमालय क्या है, हिमालय आपका क्या है, ये आपका नवीनतम इसे पहाड़ कहा गया है, इसलिए इससे निकलने वाली नदियों को भी आपका युवा नदी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपके हुए हिमालयन नदी से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं पठारी नदियों के बारे में। बात हम करें पठारी नदियों की, तो इसमें आपका पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उसी तरह जिस तरह हमने आपका हिमालयन नदियों की बात की, तो पठार कहाँ पड़ता है, आपका झारखंड की तरफ पड़ता है, नीचे दक्षिण भाग में आपका पड़ता है। तो बात करें पठारी नदी की, तो ये आपका दक्षिण से निकलती है और ऊपर आपका गंगा नदी में जाकर मिलती है बीच में आपका, तो ये दक्षिण से निकलेगी और किस दिशा में जाती है, तो उत्तर दिशा में जाती है। तो पठारीय जो नदियाँ होती है ये आपका कहाँ से निकलती है, दक्षिण से निकलती है और उत्तर दिशा में जाती है। उसके बाद बात करें सीधी एवं वृद्ध नदियाँ। सीधी और वृद्ध नदियाँ क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है यह आपका काफ़ी धीमा होता है। यह आपका पहाड़ी नदियों की तरह आपका तेज गति से नहीं बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, धीमा होता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, सीधी नदियाँ कहा जाता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, पानी का वेग बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, तो इसमें केवल आपका ये नदियाँ जो होती है ये वर्षा के पानी पे आपका निर्भर करती है। वर्षा का पानी होगा तभी इसमें पानी रहता है, वर्षा का पानी नहीं होगा तो ये इसमें पानी क्या होता है, सूख भी जाता है। तो इसलिए इन्हें आपका सीधी नदियाँ कहा जाता है। और वृद्ध नदी क्यों कहा जाता है, तो जो पठार हैं, पठार क्षेत्र क्या है, ये काफ़ी पुराने क्षेत्र हैं, अतः इनसे निकलने वाली नदियों को आपका वृद्ध नदियाँ कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्षा आधारित नदियाँ, ये जितने भी पठारी नदियाँ होती है ये आपका वर्षा पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। ऊपर तो हमने बात किया था कि वर्षा नहीं भी होगा तो जो पहाड़ी नदियाँ होती है वो आपका ग्लेशियर हिमालय से निकलने वाले पानी द्वारा उसमें जल आपका सालों भर भरा रहता है। लेकिन जो आपका दक्षिणी नदियाँ है, जो आपकी पठारी नदियाँ है, ये पूर्णतः आपका वर्षा पे ही डिपेंड रहती है। वर्षा होगा तो इसमें पानी रहेगा, और अगर वर्षा क्या होता है, नहीं होता है, तो इसमें जल सूख जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि अस्थाई नदियाँ कहलाती है। अस्थाई नदियाँ क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका पानी सूख जाता है, जिसके कारण इसे अस्थाई नदियाँ भी हम कह सकते हैं। तो ये सभी रिलेटेड आपके पॉइंट हुए किससे, पठारी नदियाँ। ध्यान रखेंगे कि पठारी नदियाँ जो होती है दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है, और जो आपका पहाड़ी नदियाँ होती है ये आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। मैप द्वारा आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं आपका उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ।
एवं उनके उद्गम स्थान, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें गंगा नदी। तो गंगा नदी तो आपका बिहार को बीचों बीच से क्या करती है, बांटती है, दो भागों में बांटती है, आपका उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान आपका उत्तराखंड के गंगोत्री से आपका निकलती है। यूके से क्या होगा, उत्तराखंड के आपका गंगोत्री से निकलती है। और बिहार में कहाँ निकलती है? बिहार में आपका चौसा बक्सर जिले में आपका निकलती है। और संगम की बात करें तो बिहार से होती हुई यह आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की आपका बिहार में लंबाई कितना है? तो यह आपका 445 किलोमीटर है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बिहार के बक्सर में आपका बिहार में प्रवेश करती है। और संगम आपका कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो यह आपका है 445 किलोमीटर। अगली हम बात करें घाघरा नदी की। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये आपका तिब्बत से निकलती है। और मिलती कहाँ है? ये आपका सारण जिले में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। बिहार में कहाँ जाकर इसका संगम हो जाता है? तो सारण जिले में जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई आपका 83 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें गंडक की। तो गंडक आपका निकलती है नेपाल से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और इसका संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में होता है, सोनपुर में। सोनपुर में आपका गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और गंडक की लंबाई कितनी है? तो गंडक की लंबाई आपका 260 किलोमीटर है, आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात करें तो यह आपका सोमेश्वर पहाड़ी, फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको पढ़ाया है सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में। सोमेश्वर पहाड़ी आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है, नेपाल के बॉर्डर के पास। तो यह बूढ़ी जो गंडक है यह आपका सोमेश्वर पहाड़ी से आपका निकलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो खगड़िया में आपका गंगा नदी में यह आपका मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका 320 किलोमीटर है। कितना है? तो 320 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें बागमती नदी की। तो बागमती यह भी आपका नेपाल से निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है? तो ये आपका कोसी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका 394 किलोमीटर का है। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका नेपाल से निकलती है। और ये आपका गंगा कटिहार में आपका मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई आपका 260 किलोमीटर है। वही हम बात करें कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और देखिए, यह आपकी सभी कौन सी नदियां हैं? तो उत्तर बिहार की नदियां हैं। तो उत्तर बिहार की नदियां में हम कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये अपने रास्ते को काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित करती है। काफ़ी तीव्र इसमें गति भी होता है इसके जल में, और अपने रास्ते को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है, जिसके कारण बाढ़ का यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आपका बहुत ज़्यादा आता है इस नदी के कारण। इसीलिए इसे आपका बिहार का शोक कहा गया है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, कोसी। आगे हम पॉइंट्स को देखते हैं। आगे हम एक एक कर इन नदियों की चर्चा करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद पॉइंट दिया गया है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई आपका है 2525 किलोमीटर। कितना लंबाई है? तो देखिए, याद करने का आपका सिंपल इसका है 25 तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। उसके बाद बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो यह कितना है? यह आपका 445 किलोमीटर है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 25 याद कर लेंगे। और इसका बिहार में लंबाई कितना होगा? 445। इस तरह याद करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे पॉइंट दिया गया है कि देवप्रयाग और अलकनंदा
देवप्रयाग में यह आपका अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा को आपका गंगा नदी कब नाम पड़ा, तो देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों नदियाँ जब आपस में मिलती है तो क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। आगे पॉइंट दिया गया है कि गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। क्यों आधार है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार को क्या करती है, गंगा नदी आपका बीचों बीच बांट देती है। तो बीचों बीच बांटती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बिहार के बीचों से होकर गंगा नदी बहती है, जिसके फलस्वरूप जितने भी आपके उत्तरी जो नदियाँ होती है और जितने भी आपके दक्षिण नदियाँ होती है, ये सभी आपके आकर गंगा में मिल जाती है। तो यह प्रमुख जल तंत्र है बिहार की गंगा नदी। उसके बाद बात करें, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो पद्मा कहा जाता है। उसके बाद आगे हम पॉइंट देखें तो इसमें दिया गया है कि गंगा नदी भोजपुर और सारण जिलों से सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आपका भोजपुर और सारण जिलों से सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर और कटिहार से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर भी चली जाती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रवेश कहाँ से करती है, तो भोजपुर और सारण से प्रवेश करती है। देखिए याद रखने का इसका भी ट्रिक है कि प्रवेश कहाँ से करती है, तो बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, तो भोजपुर और सारण जिले में आपका सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है और चली कहाँ जाती है, तो जाना, जाना को आपका भागना कहा जाता है, तो भागलपुर और कटिहार से क्या करती है, सीमा बनाती हुई आपका बिहार से निकल भी जाती है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है। ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। आगे हम बात करें तो आगे हमारा नदी है गंडक नदी। गंडक नदी की हम बात करें तो गंडक नदी काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। गंडक नदी आपका काली गंडक और त्रिशूली नदियों के मिलने से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गंडक बिहार में पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिहार के आपका पश्चिम चंपारण जिले से आपका प्रवेश करती है। उसके बाद गंडक का अन्य नाम कौन कौन सा है, तो गंडक का अन्य नाम आपका है नारायणी है, सप्त गंडकी है और आपका नेपाल में इसे सालीग्रामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंडक नदी को नेपाल में आपका सालीग्रामी कहा जाता है। अगला पॉइंट है गंडक में मिलने वाले गोल पत्थरों को आपका सालीग्राम कहा जाता है। गंडक में जो भी आपका गोल पत्थर मिलता है इसी को क्या कहते हैं, सालीग्राम कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमारा है कि गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये आपकी है काली गंडकी है, त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक है, मरसी गंडकी है। ये सभी गंडक की सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आपका गंडक नदी कितने किलोमीटर का सीमा बनाती है, तो ये आपका 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है। ये सभी पॉइंट आपके गंडक नदी से रिलेटेड हो गए। आगे हम बात करें तो आगे हमारा है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम आपका सिकराना है। क्या है, सिकराना इसका आपका अन्य नाम है बूढ़ी गंडक का। उसके बाद बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में आपका खगड़िया जिले में जाकर गंगा में मिल जाती है। जो आपका बूढ़ी गंडक है यह सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में आपका खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी आपका है धनौती है, तिउर है, मसान है, पालोर है। ये सभी इसके सहायक नदियाँ हो गए। देखिए एक दो बार आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस क्लास को एक बार देखें और फिर दोबारा इसको देखें, जिससे क्या होगा, आपको आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। बैठकर याद करने से याद नहीं होगा, एक दो बार देखेंगे खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा सभी पॉइंट्स। आगे हम बात करें तो आगे हमारा है घाघरा नदी। क्या है, घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी की बात करें तो यह मानसरोवर
तिब्बत के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और बिहार में आपका घाघरा नदी सिवान के निकट प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में यह सिवान के निकट प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है और अंत में आपका सारण में गंगा में क्या करती है? मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियाँ राप्ती हो गई, छोटी गंडक हो गई, शारदा हो गई, सेती और भेरी है। और इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो घाघरा का अन्य नाम आपका सरयू है, गोगरा है, उसके बाद करनाली जो नेपाल में कहा जाता है। नेपाल में आपका घाघरा नदी को करनाली कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो आगे हमारा क्या है? बागमती नदी है। कौन सा नदी है? बागमती नदी। इसकी चर्चा करें तो यह नेपाल में आपका हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो बागमती आपका नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। बागमती बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में आपका प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी आपका है लखनदेई, उसके बाद ललबकिया, विष्णुमती, उसके बाद अधवारा, मनोहरा, ये सभी क्या है? बागमती की सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद बात करें तो इस नदी के तट पर आपका काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। बागमती नदी के किनारे ही आपका काठमांडू हो गया और पशुपतिनाथ मंदिर ये आपकी स्थित है। उसके बाद बात करें तो पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, परंतु अब कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यह आपका कोसी में बागमती नदी मिलती है। आगे हम बात करें तो अगला हमारा क्या है? महानंदा नदी है। महानंदा नदी की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी से मिल जाती है। यह आपका पश्चिम बंगाल से ही निकल कर आती है। कहाँ आती है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए फिर जाकर आपका पश्चिम बंगाल में ही मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में जाकर आपका गंगा से मिल जाती है। उसके बाद यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। जो आपका उत्तर बिहार है, बिहार में हमने देखा था उत्तरी बिहार, तो इसका सबसे पूर्वी नदी कौन सा है? ये आपका महानंदा नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो महानंदा नदी। इसकी सहायक नदी आपका नागर हो गया, बालासर हो गया, पैनोर हो गया, ये सभी इसके सहायक नदियाँ हो गई। आगे हम बात करें तो आगे हमारा है कोसी नदी। तो कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इससे नेपाल में आपका सप्त कौशिकी कहा जाता है। नेपाल में कोसी नदी को क्या कहते हैं? तो सप्त कौशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। सप्तकोशिकी नेपाल में क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, हर तरह के एग्जाम में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें इसकी सहायक नदियाँ की, तो इसकी सहायक नदी आपका अरुण हो गया, तमोर हो गया, लिखू हो गया, उसके बाद दूध कोसी हो गया, तामाकोसी हो गया, इंद्रावती हो गया, संकोसी हो गया, ये सभी इसके सहायक नदियाँ हो गई। तो इस तरह हमने आज के क्लास में आपका केवल आपका बिहार के उत्तरी भागों से का जितना भी आपकी नदियाँ थी इसके बारे में हमने चर्चा किया है। कल के क्लास में हम दक्षिणी भागों के जितने भी नदियाँ हैं उसका हम चर्चा करेंगे और यहाँ की झीलें हो गई, उसके बाद नहरों की हम चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी पॉइंट इससे रिलेटेड हैं कल के क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का आपका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।